नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। वैसे तो दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमता है, सच्चाई और अच्छाई का मास्क, जिससे उसके अंदर भरी हुई बुराइयां, धोखा देने की नीयत, दूसरों से जलन की भावना, अपनों को ही सीढ़ी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचने की फितरत को वह ढके रख सके। हम में से कोई भी एक दूसरे के असली चेहरे को शायद ही कभी पहचान सकेंगे। आज की तारीख में तो पहचानना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया ने महामारी के चलते अपने आधे चेहरे को मास्क से ढक रखा है। कौन आपके सामने से निकल गया पता ही नहीं चलता। अजीब बात तो ये है कि स्टाइलिश मास्क भी मार्केट में उपलब्ध है। कुछ तो ऐसे मास्क हैं जिन पर डरावने दांत बने हैं, कुछ पर डरावनी शक्लें। उस डरावनी मास्क के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है, यह भी कहना मुश्किल है। ऐसे ही एक चेहरे से मेरा सामना हुआ और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मच गई। दोस्तों, ये कहानी सुगंधा जी की है। उनकी ये कहानी मैंने एक पत्रिका में पढ़ी थी। दोस्तों, उनकी इस कहानी को उनके नज़रिए से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं सुगंधा पेशे से वकील हूँ, डाइवोर्स केस लेती हूँ। आज के परिदृश्य में जब महामारी इतनी फैल गई है तो मैं भी कोर्ट कम ही जाती हूँ। दोस्तों, ये उस टाइम की बात है जब कोरोना फैला हुआ था। कोरोना के लक्षण देखते ही लोग घबरा जाते थे। ज़्यादातर क्लाइंट से ऑनलाइन ही कांटेक्ट करती हूँ। लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ पेचीदा केस के लिए कोर्ट जाने लगी थी। एक रोज़ मेरे केबिन के बाहर एक अजीब सा मास्क पहने हुए एक आदमी खड़ा था। उसका मास्क बहुत डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रैकुला खड़ा हो, अभी सबका खून पी जाएगा। और उसकी आंखें तो लग भी वैसे ही रही थी, बिल्कुल लाल, जैसे वाकई में उनमें खून उतर आया हो। मेरी निगाह जब उस पर पड़ी तो वो मुझे देख रहा था। मैं एकदम सहम गई। डर की तरंगों ने अंदर तक मुझे झकझोर दिया। मैंने चपरासी को बुलाया और उससे उस मास्क वाले व्यक्ति की पूछताछ करने को कहा। कुछ देर बाद जब चपरासी आया तो उसने बताया कि वो उससे कुछ पूछता इससे पहले ही वो वहाँ से चला गया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कैसा अजीब आदमी था। जब कोई काम ही नहीं था तो आया क्यों था? आया तो आया, अपना अजीब सा मास्क से हमें डराए क्यों? शाम तक मैं सब कुछ भूल चुकी थी। काम खत्म करके घर के लिए निकल पड़ी। कोर्ट के बाहर आकर अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक फिर से वही मास्क वाला खौफनाक चेहरा मुझे फिर दिखा। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। उसने चेहरे को तो मास्क से ढक रखा था, अपने सिर पर भी अलग रंग के बालों वाली विग पहन रखी थी। मैंने कुछ देर उसे देखने की कोशिश की। शायद कोई दोस्त हो जो मुझे डरा रहा हो, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मैं कितनी डरपोक हूँ। पर मुझे नहीं लगा कि वो कोई मेरा दोस्त है। तभी अचानक वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। डर के मारे पैर लड़खड़ाने लगे। बस जल्दी से ड्राइवर गाड़ी लेके आए और मैं उसमें बैठ जाऊं, यही प्रार्थना कर रही थी मैं भगवान से। अब वह मुझसे सिर्फ 10 कदम के फासले पर था। मैं चीखना चाहती थी पर आवाज़ गले से निकल ही नहीं रही थी। तभी मेरी गाड़ी आ गई और मैं भागकर उसमें ऐसे बैठी जैसे किसी को खून करते देखने के लिए गवाह भागता है। घर पहुंचकर कम से कम 5 गिलास मैंने पानी पिया, फिर शांति से सोफे पर ही बैठ गई। दिल अभी भी तेज रफ्तार से धड़क रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। मैं अभी भी उस मास्क वाले व्यक्ति के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक माँ की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे कम से कम घर आकर तो कोर्ट कचहरी को भूल जाया कर। चल हाथ मुंह धोकर खाने के लिए आ जा। एक पल को सोचा कि आज जो हुआ वो माँ को बता दूँ, पर दूसरे ही पल अपने आप को रोक लिया। माँ बेवजह ही परेशान हो जाएगी,
वैसे ही मुझे लेकर परेशान रहती है। अगले दिन मेरे मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज आया। कोई अनजान नंबर था। मैंने जब वीडियो देखा तो डर के मारे मोबाइल ही हाथ से गिर गया। उस वीडियो में वही मास्क वाला खौफनाक चेहरा किसी को बेदर्दी से मार रहा था और फिर मेरी तरफ इशारा करके बोला कि अब तेरी बारी। कुछ पलों के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। उस आदमी के पास मेरा फ़ोन नंबर कैसे आया? वो मेरे बारे में और क्या क्या जानता है? ये सब बातें अब मेरे जहन में घूमने लगी। मुझे लगा कि इससे पहले कि वो आदमी कुछ और करे, मुझे कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। मैंने अपनी एक दोस्त जो कि क्रिमिनल लॉयर है और ऐसे कई साइबर क्राइम केस को सुलझा चुकी है, उसे संपर्क किया। उसने कहा, फिक्र मत करो सुगंधा, तुम अपना फ़ोन लेकर कल मेरे कैबिन में आ जाना। मेरे दोस्त आशीष ने बोला। अगले ही दिन मैं आशीष के केबिन में पहुंची। उसने मुझे समझाया कि किस तरह हम पता लगा सकते हैं कि हमें भेजा गया वीडियो कहां से आया है। लगभग 2 घंटे बीत गए पर साइबर क्राइम वाले उस वीडियो की लोकेशन का पता नहीं लगा पाए। आशीष ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि मैं घबराऊं नहीं, वह अपने कुछ और क्रिमिनल लॉयर दोस्तों से बातें करेगा और इस मसले तक पहुंचेगा। क्योंकि आशीष ने मेरे केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी ली तो इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने काम में लग गई। शाम को माँ का फ़ोन आया कि उन्हें बाज़ार से कुछ सामान मंगवाना है। मैंने उन्हें कहा कि मैं आते हुए ले आऊँगी, उन्हें बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग में पार्क की और मैं मार्केट में चली गई। जब मैं सामान खरीद रही थी तब मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैंने मुड़कर हर जगह देखा पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मेरा कोई भ्रम होगा ये समझकर मैं सामान खरीदने में लग गई। कुछ देर बाद मैंने उस मास्क वाले चेहरे को मार्केट में देखा। वो मुझे घूर रहा था। न जाने क्यों उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग जाता है और सांसें एकदम तेज़ दौड़ने लगती हैं। मैंने अपना सामान उठाया और तेज़ कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी। मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने फटाफट अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाया और गाड़ी को पार्किंग से बाहर लाकर खड़े करने को कहा। गाड़ी आते ही मैंने तुरंत अपना सामान उसमें पटक दिया और बैठ गई। घर पहुंचकर मैंने तुरंत आशीष को फ़ोन मिलाया और उसे सारी घटना बताई। सुगंधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है ऐसा कोई आदमी हो ही ना। कैसी बातें कर रहे हो आशीष, भ्रम एक बार होता है, बार बार नहीं। अच्छा, हो सकता है कि कहीं ये तुम्हारा कोई पुराना क्लाइंट हो जो तुमसे बदला लेना चाहता हो। तुम पागल हो गए हो क्या आशीष? मैं एक डाइवोर्स लॉयर हूँ, तुम्हारी तरह क्रिमिनल लॉयर नहीं जो मेरे दुश्मन होंगे। अरे ये भी तो हो सकता है कि कभी तुमने किसी सरफिरे को डाइवोर्स करा दिया हो और वो अब तुमसे बदला लेने चाह रहा हो। आशीष हंसते हुए बोला। आशीष, तुम्हें सब मजाक लग रहा है? तुम इस केस को सीरियसली नहीं ले रहे हो। रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, अब इसे मैं खुद ही देखूंगी। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। तभी मेरे पास एक और वीडियो आया। उस वीडियो को देख मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये वीडियो मेरे घर का ही था। घर में मेरी माँ काम कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और वीडियो वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर वो मास्क वाला ख़तरनाक चेहरा उस वीडियो में आता है और बोलता है, सोचो अगर तुम्हारी माँ दरवाज़ा खोलती और हम उसे मार दें तब तुम क्या करोगी? मैं निशब्द सी अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। मेरे सोचने समझने की शक्ति जैसे ख़त्म सी हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये आदमी मुझसे चाहता क्या है। आज ये मेरे घर तक कैसे पहुँच गया? मेरे घर के अंदर का वीडियो इसने कैसे बना लिया? तभी मैंने अपनी माँ को पुकारा। माँ, क्या आज सुबह 12:30 बजे कोई आया था? अरे हाँ, दरवाजे की घंटी बजी,
और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई भी नहीं था। माँ ने सोचते हुए बोला, तो हो सकता है कि 12:30 से पहले कोई आया हो। मैंने सवाल पूछा। नहीं, उससे पहले तो कोई नहीं आया था। अब तुम मुझसे ये वकीलों की तरह सवाल जवाब करना बंद कर दे। चल आजा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। कैसे समझाऊं मैं माँ को कि अब उनकी सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। रात को खाने पर माँ ने मुझसे पूछा कि क्या वो कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जा सकती हैं। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं इस महामारी की वजह से माँ को ना कर देती, पर इस वक्त मुझे उनकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता थी। मुझे लगा कि यही सही मौका है माँ को यहाँ से कहीं और भेजने का। मैंने उन्हें तुरंत हाँ कर दी और अगले ही दिन उन्हें अपनी बहन के पास रवाना कर दिया। माँ को भेजकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। अब सिर्फ मैं हूँ और वो खतरनाक मास्क वाला चेहरा। माँ के जाने के बाद कुछ दिन बहुत शांति में गुजरे। मुझे ये चेहरा कहीं भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद आशीष सही कह रहा था, ये मेरा भ्रम है या फिर कोई मुझसे मजाक कर रहा था। शनिवार का दिन था और कोर्ट में बहुत सारा काम बचा हुआ था। तभी मेरे ड्राइवर का फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है तो उसे छुट्टी चाहिए। मैंने उसे छुट्टी दे दी। अब मुझे गाड़ी खुद ही चलाकर घर जाना था। शाम होते होते सारा ऑफिस खाली होने लगा, पर मेरा काम अभी बाकी था। रात के 9:30 बजे मैं अपना काम ख़त्म कर निकली तो देखा कि अमूमन सारे केबिन के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ज़्यादातर वकील जा चुके थे, सिर्फ 1-2 लोग ही बचे थे। अब मैं कार पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी। कार पार्किंग को इतना खाली कभी नहीं देखा था। सिर्फ जहाँ जहाँ कार खड़ी थी वहीं लाइट जल रही थी, बाकी जगह लाइट भी बंद थी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मुझे फिर से उसी डर का आभास हुआ। तभी मुझे वहाँ किसी की सीटी बजाने की आवाज़ आई। मैं एक क्षण रुकी और फिर तेज़ कदमों से अपनी कार की तरफ भागने लगी। जैसे जैसे मैं अपनी कार की तरफ पहुँच रही थी वैसे वैसे वो सीटी भी तेज़ होती चली जा रही थी। मेरे हाथ पैर फूलने लगे, मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। कार पार्किंग में इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा, कोई भी नहीं था। चौकीदार भी शायद चला गया था। खौफ मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। पसीने से मेरा पूरा शरीर भीग चुका था, पैर भी लड़खड़ा रहे थे। फिर मैंने मन में सोचा कि आज तो मुझे इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। मैं वहाँ रुकी और अपने अंदर हिम्मत जुटाकर चिल्लाए, कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आते? आज या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूँगी। तभी अचानक वो मास्क वाला चेहरा मेरे सामने सीटी बजाते हुए आकर खड़ा हो गया। उसे देख मेरे मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। फिर मैं अपने आप को संभाल लिया और उससे पूछा, मुझसे क्या चाहिए? मैंने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? तुमने तो मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी और अब पूछ रही हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है और मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूँ? तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं। मेरी वजह से? मैं कुछ नहीं समझी नहीं। कौन हो तुम? मैंने कभी किसी के बच्चे को उससे जुदा नहीं किया। हाँ, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने बच्चों को देखने के लिए भी तरस गया हूँ। तुमने ही मेरा और मेरी पत्नी का डाइवोर्स केस लड़ा था जिसे वो जीत गई थी और मेरे बच्चों की कस्टडी भी मुझे नहीं मिली। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप की सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। उसने जेब से चाकू निकालते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? कौन सी केस की बात कर रहे हो? और इस चाकू को अंदर रखो। तुम मुझे ऐसे डरा धमका नहीं सकते। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुमने पिछली साल शालिनी आहूजा का केस लड़ा था। मैं उसका पति हूँ। हाँ, मैंने लड़ा था उसका केस। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और उससे पैसे भी मांगता था, इसलिए मैंने उसका केस लड़ा था। ये सब झूठ था। क्या तुमने कभी सच जानने की कोशिश की थी? बस जो शालिनी ने तुमसे कहा तुमने वही मान लिया। कभी ये नहीं सोचा कि सिक्के के दूसरे पहलू भी तो हो सकता है? कभी मुझसे बात करने की कोशिश करी कि क्या हुआ था? तब तो तुम्हें पता चलता कि सच क्या था। अच्छा, तो तुम ही बता दो सच क्या था, मैंने उससे पूछा। वो आदमी दूसरी गाड़ी के बम्पर पर बैठ गया और मुझे भी अपनी गाड़ी पर बैठने को कहा।
जब मैं नहीं मानी तो उसने मुझे चाकू से डराया। फिर उसने मुझसे विनती की कि मैं बिना हंगामा किए चुपचाप बैठ जाऊं और उसकी बात ध्यान से सुनकर फैसला करूं कि उस दिन मुझसे गलती हुई थी कि नहीं। उसने कहना शुरू किया, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की ख्वाहिशें बहुत ऊंची थी। वो हमेशा मुझसे ज़्यादा पैसे कमाने को कहती थी, पर मैं उतने ही कमा सकता था जितनी कि मेरी क्षमता थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो किसी और को पसंद करने लगी है और उसके साथ घर बसाना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करने पर हमारा परिवार बिखर जाएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, पर वो नहीं मानी और उसने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। उसने तुम्हारे जरिए ये साबित कर दिया कि मैं उसे पैसों के लिए परेशान करता हूँ और मारता पीटता हूँ। तुम्हारी मदद से उसे डाइवोर्स भी मिल गया और मेरे बच्चों की कस्टडी भी तुमने उसे ही दिला दी। तुमने मुझ पर इतने घिनौने और झूठे आरोप लगाए कि मेरा उस कॉलोनी में रहना मुश्किल हो गया। सब यही सोचने लगे कि मैंने ही शालिनी के साथ बुरा बर्ताव किया होगा। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तभी मैंने सोच लिया था कि इस बात का बदला मैं अब तुमसे लेकर रहूँगा। अपने बच्चों से बिछड़ने का डर और अपने नाम खराब होने का डर क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर यह तुम्हें समझाना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें इतना डराना चाहता था कि तुम्हारी सांसें रुक जाएं। अगर मैंने या शालिनी ने तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे तो तुमने मुझे कोर्ट में झूठा साबित क्यों नहीं किया? तुम तो शायद कोर्ट भी नहीं आए थे। अगर मैं शालिनी के इल्ज़ाम को झूठा साबित करता तो उसकी बहुत बेइज्जती होती। वो दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मेरे पास सारे सबूत थे, पर उन्हें दिखाकर मैं अपने परिवार की बदनामी नहीं करना चाहता था। और यदि ये सच सामने आ भी जाता कि शालिनी का एक घिनौना रूप भी है, तो तुम्हारे मुताबिक मैं शालिनी को मारता पीटता था। पर जब मुझे सच्चाई का पता चला था और मैंने शालिनी को एक कदम उठाने से रोका था, तो उसने जो किया वो शायद इंसानियत और मानवता के अगेंस्ट है। ये कहकर उसने अपना मास्क उतारना शुरू करा। जैसे ही उसने मास्क उतारा, मेरे मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। मेरे डाइवोर्स पेपर पर साइन ना करने पर शालिनी ने मेरे साथ ये किया है, उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आज मुझे अपने ऊपर बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही थी। क्यों मैंने शालिनी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास किया? क्यों मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे सच्चाई की तह तक जाना चाहिए? मेरी वजह से इस आदमी ने कितने दुख भोगे होंगे, कितने दर्द सहे होंगे। आज मुझे अपने वकील होने पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि वकालत की डिग्री लेते वक्त मैंने एक कसम खाई थी कि मैं कभी भी किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होने दूंगी। कुछ देर के लिए हम दोनों शांत बैठे रहे। फिर वो आदमी बोल उठा, मैं चाहता तो शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास था कि तुम सिर्फ अपना काम कर रही थी। मेरी तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। बस तुम्हें ये एहसास दिलाना ज़रूरी था कि डर कितना बड़ा खौफ है। आज लोग मेरा चेहरा देखकर डर जाते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझसे दूर भागते हैं। कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और उसकी वजह तुम हो। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे अपने वकील होने पर बेहद अफसोस हो रहा है। मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी फिर से सुधारना चाहती हूँ। मैं एक केस फिर से ओपन करना चाहती हूँ। अब शालिनी को उसके कामों की सज़ा मिलकर रहेगी। तुम्हारे पास जो भी सबूत हैं वो मुझे दे दो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बच्चों की कस्टडी तुम्हें वापस दिलाकर रहूँगी। मैंने उसे सोमवार को सारे सबूतों के साथ ऑफिस में आने को कहा। उसने मेरी बात मान ली और वहाँ से चला गया। सोमवार को मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जब वह आया तो मैंने उससे सारे सबूत मांगे, पर उसने मुझे देने से मना कर दिया और कहा, अब मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए।
पर क्यों? तुम तो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे थे, अब क्या हुआ? तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? क्या तुम पर कोई दबाव है? मैंने हैरान होकर पूछा। कल मैं शालिनी के घर गया था, सोचा था कि एक नज़र बच्चों को देख लूँगा और मौका लगा तो उनसे मिलकर उन्हें बता भी दूंगा कि जल्दी ही वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। पर वहाँ पहुँचकर जो मैंने देखा उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं बच्चों की कस्टडी वापस लेकर गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्या देखा तुमने? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, मेरे बच्चे बहुत खुशी से अपने नए पापा की गोद में खेल रहे थे। उनके पास सुख सुविधा की बहुत सी चीज़ें मौजूद थीं जो भी उन्हें मैं कभी दिला नहीं पाता। वह इतने खुश थे कि शायद उन्हें मेरी याद भी नहीं आती होगी। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनसे ये सब छीन लूँ, इतना स्वार्थी मैं नहीं हूँ। ये कहकर वह रोने लगा। मेरे भी आंसू नहीं थम रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ममता केवल माँ के हृदय में होती है, पर यह सच नहीं है। ममता एक पिता के दिल में भी छुपी होती है। मैंने उसे बताया कि मैं उसके लिए नौकरी की बात कर ली है और वह अपने सभी सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी पा सकता है। और रही बात उसके चेहरे की, तो वह भी मैं धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करा दूंगी। आज वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। अकेला ज़रूर है, मगर उसके चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई देती है और अब उसे अपने चेहरे को मास्क से ढकने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, चेहरा हमारी खूबसूरती का आईना नहीं होता। उस मास्क वाले खौफनाक चेहरे के पीछे एक मासूम, भोला, निर्दोष चेहरा छुपा था। दोस्तों, आज की कहानी कोई भूतों वाली या जादू, तांत्रिकों, टोने टोटके की तो नहीं थी, लेकिन ये एक हॉरिफाइंग और एक लर्निंग लेसन जैसा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कोई कहानी हो या कोई आइडिया ही हो तो मुझे व्हाट्सएप या जीमेल कर दें। दोनों के डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए।